तो अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हमें ये बताना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे तो उससे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो वैसे रैंडम कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। दिस इज क्वाड्रिलेटरल ओके। अगर इसके मिड पॉइंट की बात करें तो इस वाली साइड का जो मिड पॉइंट है उसको हमने नाम दे दिया M1। इस वाली साइड का मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं M2। इस वाली साइड के मिड पॉइंट का नाम है M3 और इस वाली साइड के मिड पॉइंट का नाम है M4। ठीक है। और हमें प्रूव ये करना है कि जब इन सारे मिड पॉइंट्स को जो हम ज्वाइन करें तो बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। और पैरेललोग्राम होता क्या है कि जो सामने वाली साइड्स हैं वो एक तो पैरेलल होनी चाहिए और दूसरा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं अपोजिट साइड्स should be equal and parallel। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां से कि जो M1 M4 है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, M2 M3 के। साथ ही साथ में ये जो M1 M2 है वो पैरेलल होना चाहिए M4 M3 के। अगर ये पैरेलल हो गया और ये इक्वल भी होने चाहिए एंड ऑल्सो इक्वल तो फिर जो है M1 M2 M3 M4 हमारा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। या तो जो 4 वर्टाइसिस हैं इसको हम नाम दे देते हैं। पहला वाला वर्टाइसिस हमारा हो जाएगा इस ए और इसके रेस्पेक्टिव जो पोजीशन वेक्टर उसको ए वेक्टर बोल दिया। ये बी हो जाएगा, इसको हमने स्मॉल बी वेक्टर बोल दिया। और सी वर्टाइसिस का पोजीशन वेक्टर लिख दिया सी वेक्टर। डी वर्टाइसिस का पोजीशन वेक्टर हो गया डी वेक्टर। ठीक है, तो इस M1 को निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट जो है उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा M1 वेक्टर का कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से जो M2 का पोजीशन वेक्टर है वो आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। सो दिस इज बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2। M3 क्या आ जाएगा सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2। सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2 और यहाँ से M4 आ जाएगा M4 आ जाएगा डी वेक्टर या यू कैन से ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2। ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे M1 M4 निकालने का ट्राई करेंगे। तो M1 M4 की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी। तो M1 M4 जो वेक्टर है M1 M4 वेक्टर वो हमारा होगा M4 वेक्टर माइनस M1 वेक्टर। इसी तरीके से लिखते हैं, पहले फाइनल फिर इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब M4 जो था वो हमारे पास में था ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस M1 हमारे पास में क्या था M1 हमारे पास में था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को जब सॉल्व किया और हमने एलसीएम लिया 2 तो हमारे पास में ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर एंड माइनस का बी वेक्टर। ए से ए कैंसल आउट होगा और ये हमारे पास में आ जाएगा डी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। और डी माइनस बी को लिखा जा सकता है बी इंटू मतलब बी डी वेक्टर बाय 2। तो ये हमारा जो M1 M4 वेक्टर है M1 M4 वेक्टर है वो आ जाएगा हमारे पास में बी डी वेक्टर बाय 2। इसी अब अगर हमने M1 M4 निकाला है तो हम M2 M3 भी एक बार निकाल के देखेंगे कि क्या ये जो M2 M3 है वो M1 M4 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक बार हम
M2 M3 वेक्टर भी निकाल कर देख लेते हैं। M2 M3 वेक्टर हो जाएगा हमारा M3 वेक्टर माइनस M2 वेक्टर, और M3 वेक्टर क्या था? M3 वेक्टर था C प्लस डी बाई टू। सो M3 था हमारे पास में C वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय टू, माइनस M2 वेक्टर क्या था? B प्लस C बाई टू। दिस इज B वेक्टर प्लस C वेक्टर, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि इसके बाहर माइनस है, बाय टू। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो हमारा आ जाएगा 2। दिस इज C वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस का B वेक्टर माइनस का C वेक्टर, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा D वेक्टर माइनस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। और D माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं वापस से? BD वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमने देखा कि जो M2 M3 वाला वेक्टर है वो भी BD वेक्टर बाय 2 आ रहा है, और M1 M4 जो वेक्टर था वो भी BD वेक्टर बाय 2 आ रहा था। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि जो M2 M3 वेक्टर है वो एकदम इक्वल है M1 M4 वेक्टर के, एंड ऑल्सो पैरेलल। सो ठीक है, तो फिर सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि इसी तरीके से ये जो M1 M2 है वो M4 M3 के बराबर और पैरेलल होगा। M1 M3 है वो M1 M2 जो है M4 M3 के, M1 M2 जो है वो M4 M3 के इक्वल भी होगा, एंड ऑल्सो इट इज पैरेलल। एंड इफ दिस हैपन, M1 M2 M3 M4 forms parallelogram। समझ में आ गया? Hence proved।